हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने पिछली क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया। उसमें मैंने आप लोग को फ्यूज तक दोस्तों पढ़ा दिया था। थ्योरी के बेस पर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आज यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा विद्युत धारा के प्रभाव। ये वीडियो दोस्तों रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी यानी कि रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है। बाकी अदर वन डे एग्ज़ाम वाले भी दोस्तों इसको देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों को इससे पहले वाला पार्ट देखना है तो मैं आप लोग को आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं विद्युत धारा के इफ़ेक्ट। इसको दोस्तों 4 वर्गों में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। पहला ऊष्मीय इफ़ेक्ट, प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में कि ये होता क्या है। दोस्तों, जब चालक में विद्युत प्रवाह होता है तो प्रतिरोध के कारण फ्रेंड्स उसमें ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है, जिसके दोस्तों आप लोग का एक फॉर्मूला बनता है जो कि होता है H बराबर, H का यहाँ पर होता है मतलब हीट से संबंध होता है, I स्क्वायर आर टी। आई दोस्तों यहाँ पर बहने वाली धारा है एम्पियर, आर यहाँ पर प्रतिरोध है और टी समय है दोस्तों कब तक यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये आप लोग को याद रखना है, आई बराबर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग दोस्तों कहाँ कहाँ पर होता है। घरेलू उपकरणों में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर में दोस्तों इसका इफेक्ट का प्रभाव का यूज होता है। विद्युत प्रेस यानी कि हमारे घर में जो प्रेस यूज होती है उसमें, हीट कन्वर्टर में भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये जो मैंने आप लोग को उपकरण बताए हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इन उपकरणों में उच्च प्रतिरोधकता वाले मिश्र धातु के तारों का यहाँ पर यूज किया जाता है। नॉर्मली दोस्तों नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। नाइक्रोम में कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं, एक दोस्तों यहाँ पर निकिल होता है और क्रोमियम का यूज किया जाता है। इसके तार का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। लेकिन कुछ जगह क्या होता है, मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि तांबा और मैग्नीज और निकिल मिश्र धातुओं का बना होता है। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ऊष्मीय इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद दोस्तों ऊष्मीय विद्युत प्रभाव के बारे में जानते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा की सहायता से किसी चालक में विद्युत का उत्पादन धारा का ऊष्मीय विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसके दोस्तों 3 प्रभाव रहने वाले हैं जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। पहला प्रभाव है सीबेक प्रभाव और सेकंड है पेल्टियर प्रभाव और थर्ड है दोस्तों यहाँ पर थॉमसन प्रभाव। तीनों ही दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर क्रम से बारी बारी यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव दोस्तों, सीबेक प्रभाव जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 2 धातु के जंक्शन को गर्म करने पर विद्युत धारा का प्रभाव होता है। पेल्टियर इफेक्ट में दोस्तों 2 जंक्शन से विद्युत प्रवाहित होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या इसमें अवशोषण होता है। और थॉमसन इफेक्ट में दोस्तों असमान गर्म धातुओं से विद्युत धारा का यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर सीबेक इफेक्ट। सबसे पहले सीबेक इफेक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सीबेक, उनके द्वारा दोस्तों 1921 में इस इफेक्ट की खोज करी गई थी। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि सीबेक ने अपने प्रभाव को समझने के लिए अलग अलग धातुओं के जोड़े बनाए थे। जोड़ों के तापमानों में दोस्तों अंतर रहने पर धातु के तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव तथा इस बहने वाली धारा को ऊष्मा विद्युत धारा इन्होंने नाम दिया था। अगर दोस्तों एंटीमनी, जिसको एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिस्मिथ बीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, को दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो धारा की दिशा दोस्तों एंटीमनी से बिस्मिथ की ओर होती है। ठीक है, लेकिन जबकि दोस्तों अगर तांबे को और लोहे को जोड़ा जाए तो धारा दोस्तों तांबे से लोहे की ओर इसमें होती है। ये भी आप लोग को पॉइंट ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस जो इफेक्ट है सीबेक इफेक्ट का यूज दोस्तों यानी कि उपयोग कहाँ पर होता है, थर्मोकपल थर्मोमीटर में दोस्तों इसका यूज होता है। हिंदी में तापयुग्म तापमापी, और फ्रेंड्स यहाँ पर विकिरण मापने के लिए थर्मोपाइल के निर्माण में दोस्तों इसका यूज किया जाता है।
अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट में दोस्तों यहाँ पर एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे पेल्टियर, उनका नाम पेल्टियर है, इसलिए उसका इफेक्ट का नाम भी दोस्तों यहाँ पर पेल्टियर दिया गया था। 1834 में यहाँ पर इस इफेक्ट की खोज की गई थी। ये दोस्तों इफेक्ट होता है, ये सीबेक इफेक्ट का सेम उल्टा होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, दो धातु के तारों को जोड़कर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होगा या उसका अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है। इस इफेक्ट का उपयोग दोस्तों यहाँ पर ऊष्मीय विद्युत प्रशीतक यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर में बनाने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर थॉमसन इफेक्ट की तरफ। थॉमसन इफेक्ट में दोस्तों यहाँ पर इसकी खोज थॉमसन या लॉर्ड केल्विन के द्वारा दोस्तों की गई थी। इसमें क्या होता है, जब किसी असमान गर्म धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालन में या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या दोस्तों उसका उत्सर्जन होता है, ठीक है। थॉमसन प्रभाव दोस्तों सिर्फ एक चालक से संबंध होता है, ठीक, ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके इफ़ेक्ट आप लोगों के 3-4 प्रकार के होते हैं, जो कि ऊष्मीय इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रकाशीय इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट और रासायनिक इफेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर प्रकाशीय इफेक्ट के बारे में, लाइटिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में लौटने पर प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत का प्रकाशीय इफेक्ट को इसको कहा जाता है। इसका यूज दोस्तों कहाँ कहाँ पर होता है, ताप दीप्त बल्ब में, प्रदीप्त बल्ब नली में या संयुक्त प्रदीप्त तथा लेजर में उपयोग किया जाता है। अब हम इसको बारी बारी से दोस्तों पढ़ते हैं कि ताप दीप्त बल्ब क्या होता है, प्रदीप्त नली क्या होती है, संयुक्त प्रदीप्त नली क्या होती है और लेजर क्या होता है। यहाँ पर डिटेल में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ताप दीप्त बल्ब। दोस्तों जो नॉर्मली विद्युत बल्ब होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप दीप्त बल्ब, जो उनसे हमारे घरों में लगे होते हैं। इसका टेम्परेचर दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इस बल्ब के अंदर अक्रिय गैस, इनर्ट गैस दोस्तों भरी जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसों का इसमें भरा जाता है, जिससे बल्ब के तंतु को वाष्पन रोका जाता है। इन अक्रिय गैसों को भरने का उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि तंतु के वाष्पन को यहाँ पर रोका जा सके। तंतु के रूप में दोस्तों टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसका गलना का आप लोग का 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जब दोस्तों ये बल्ब जलता है तो 90% हीट ऊष्मा प्रदान करता है और 10% दोस्तों ये प्रकाश प्राप्त होता है इसके द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्त नली। ये दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, कांच की एक बेलनाकार खोखली नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर आप लोग के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोडों पर दोस्तों पूछा जा सकता है कि किस की लेप चढ़ाई जाती है, तो बेरियम ऑक्साइड की दोस्तों यहाँ पर लेप चढ़ाई जाती है, ताकि इससे क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रोडों से अधिक इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर उत्सर्जन हो सके, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो कि एक निम्न दाब पर गैस भरी जाती है, जिसके परमाणु इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्तेजित होकर पराबैंगनी किरणें यहाँ पर छोड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नली की दीवारों पर फास्फोरस नामक प्रदीप्त पदार्थ का यहाँ पर लेप चढ़ाया जाता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर दृश्य प्रकाश छोड़ते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पर और भी यहाँ पर यूज किया जाता है कि नली में श्वेत प्रकाश प्राप्त करने के लिए पारा तथा आर्गन, पीला प्रकाश प्राप्त करने के लिए सोडियम तथा नारंगी प्रकाश प्राप्त करने के लिए नियोन का दोस्तों यहाँ पर यूज किया जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि नली में श्वेत प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस किस का यूज किया जाता है, तो पारा तथा आर्गन बताना है। येलो प्रकाश प्राप्त करने के लिए सोडियम तथा नारंगी प्रकाश प्राप्त करने के लिए नियोन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नियोन का उपयोग दोस्तों विज्ञापन के ट्यूबों में भी आप लोग को देखने को मिलती है। इस नली में दोस्तों उत्सर्जन 70% ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और 30% प्रकाश के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की, यानी कि CFL। जो CFL होता है ये भी दोस्तों प्रदीप्त नली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया उसी के बेस पर दोस्तों ये कार्य करता है। इसमें प्रकाशीय विकर्णक डायोड यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड का दोस्तों यूज किया जाता है। इससे निकलने वाले प्रकाश का रंग दोस्तों फास्फोरस के प्रकार पर निर्भर करता है।
अब बात करते हैं दोस्तों लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग से पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हिंदी में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं उत्प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश किरणों का प्रवर्धन, इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। इसका आविष्कार दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिक थे थियोडर साइमन। इन्होंने 1960 में इसका आविष्कार किया था। पहला निर्मित लेज़र रूबी क्रिस्टल लेज़र था दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, जिससे लाल रंग की किरणें यहाँ पर पैदा हुई थी। इसमें कला संबंध एवं एक वर्णी प्रकाश प्राप्त होता है। इसका यूज की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आँखों की शल्य क्रिया, प्रकाश तंतु द्वारा दूरसंचार के संकेतों का प्रशेषण, धातुओं के वेल्डिंग में, नाभिकीय शल्यन, होलोग्राफी, सीडी में आंकड़ों की रिकॉर्डिंग और उसका पठन इत्यादि करने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरे इफ़ेक्ट की तरफ, जो कि दोस्तों रहता है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट यानी कि चुंबकीय इफ़ेक्ट। ये दोस्तों होता क्या है कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय इफ़ेक्ट यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है या पैदा हो जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। यदि दोस्तों किसी चालक कुंडली में लोहे की छड़ रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत चुंबक में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अगर दोस्तों कच्चे लोहे के प्रयोग से अस्थायी चुंबक तथा इस्पात के प्रयोग से स्थायी चुंबक यहाँ पर बनाया जा सकता है। अगर कच्चे लोहे का यूज करते हैं तो अस्थायी चुंबक बनाते हैं। अगर इस्पात का प्रयोग किया जाता है तो स्थायी परमानेंट चुंबक यहाँ पर बनाया जा सकता है। उच्च कोटि के विद्युत चुंबक बनाने में दोस्तों एल्निको तथा निपरमैग नामक इस्पात का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ आगे देखिए कि कच्चे लोहे से बने अस्थायी चुंबक का उपयोग टेलीफोन के ग्राही रिसीवर में यानी कि टेलीफोन के रिसीवर में, विद्युत घंटी, क्रेन की घुंडी आदि में यहाँ पर यूज किया जाता है कच्चे लोहे से बने अस्थायी चुंबक का प्रयोग। अब फोर्थ इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये है आप लोग का रासायनिक इफेक्ट यानी कि केमिकल इफेक्ट। यदि किसी सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तो इस विलयन को विद्युत अपघटय यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। जब किसी लवण, अम्लीय या क्षार या घोल में दोस्तों विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस विलयन का धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में दो धातु छड़ों का दोस्तों यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इन जो छड़ों का उपयोग किया जाता है इसको इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को दोस्तों जो पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होगा उसको एनोड का नाम देते हैं और जो नेगेटिव पोल से जुड़ा होगा उसको कैथोड का नाम दिया जाता है। विद्युत अपघटन का यूज दोस्तों कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि विद्युत सेल बनाने में होता है। विद्युत सेल का मतलब होता है दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल से होता है। ये आप लोग की कितने प्रकार की होती हैं तो दो प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीयक। ये दो प्रकार की आपकी होती है। इनमें दोस्तों अंतर भी मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि सिल्वर ऑक्साइड सेल के बटन को दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में किया जाता है और लिथियम ऑक्साइड सेल का उपयोग सेल फोन में दोस्तों किया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप लोग विद्युत अपघटन के बारे में जान लीजिए कि विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त विलयन होता है। एनोड किसको कहते हैं? बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ नीचे बताया। कैथोड को दोस्तों बैटरी के ऋणात्मक पोल से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को कैथोड कहते हैं। एनायन किसे कहते हैं? एनायन दोस्तों जो एनोड पर जमा हुआ ऋण आवेश होता है उसको एनायन, और कैटायन कैथोड पर जमा हुआ धन आवेश पॉजिटिव आवेश को कैटायन कहते हैं। वोल्टामीटर वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन संपादित होता है वोल्टामीटर होता है। प्राथमिक सेल केवल रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी सेल, अगर सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें दोस्तों डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है ये, इसमें पूछ सकता है। प्राथमिक सेल में दोस्तों यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में सेकेंडरी सेल में
कन्वर्ट होता है। इसे दोस्तों पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे चार्ज नहीं किया जा सकता और सेकेंडरी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये प्राथमिक सेल एक इरिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, जबकि सेकेंडरी सेल दोस्तों रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और इसके उदाहरण की बात करते हैं। प्राथमिक सेल के उदाहरण वोल्टेज सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल्स, जिंक कार्बन सेल, ये सब आप लोग के प्राथमिक सेल के उदाहरण रहते हैं। और सीसा संचालक सेल, लिथियम ऑक्साइड सेल, निफे सेल इत्यादि ये आप लोग के सेकेंडरी सेल के उदाहरण रहते हैं। ये ऑप्शन में आप लोगों को करके बता देगा कि इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है या द्वितीयक सेल का उदाहरण नहीं है, तो आप लोग को ये इस तरह से याद रखना है। अब दोस्तों ये जो मैंने कल का पिछली वीडियो कराई थी और आज की वीडियो कराई है, अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखी होगी तो इसके आंसर आप लोग देने होंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को वन लाइनर में क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले कहा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। डायनोमो का कार्य क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोस्टेट का संबंध किससे होता है? दोस्तों ये टेम्परेचर से संबंध होता है। फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता क्या होती है? दोस्तों हमारे घर में जो फ्यूज लगा होता है उसकी विशेषता क्या होती है? जो तार होता है उसका दोस्तों निम्न गलनांक होता है। ठीक है, निम्न गलनांक के कारण ही अगर ज़्यादा लोड होता है तो गल जाता है और हमारे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो सेफ रहते हैं। ये इसको कह सकते हैं उच्च प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होती है। विद्युत उपकरण का अर्थ क्या होता है? में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। अर्थिंग का प्रयोग दोस्तों सुरक्षा के लिए किया जाता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति होती है? ये रेक्टिफायर इसको नाम दिया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज के अपचयन या अपचयन के लिए। ठीक है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किया जाता है पारा, वाष्प तथा आर्गन। प्रदीप्त नली बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। और इसी प्रकार दोस्तों तांबा क्या होता है? एक विद्युत अचुंबकीय पदार्थ होता है। फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापीय विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये पेपर में आप लोग के आ सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए कि शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो 10⁶ ओम होता है। इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। और इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर कौन से तत्व होते हैं जिसका प्रतिरोध दोस्तों न्यूनतम तापमान पर लगभग 0 होता है? वे आप लोग के सुपर कंडक्टर होते हैं। टॉर्च, इलेक्ट्रिक रोवर आदि में प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में आमतौर पर क्या यूज किया जाता है? निकिल और कैडमियम का यूज यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? पारद, वाष्प और आर्गन। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। डायनो में परिवर्तित करता है दोस्तों, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है वॉट के मापन पर। ठीक है, 1 वॉट 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली कितनी खर्च होगी? तो दोस्तों वाट गुणा घंटा इसका जो कि आपका फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटा इंटू बटे 1000। तो 100 गुणा 10 बटे 1000, तो 1000 से 1000 कट गया तो 1 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बाद है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय, कौन सा विद्युत अपघटय यूज होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है H2SO4। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मा इफेक्ट पर निर्भर होता है। अब दोस्तों आगे देखिए कि टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत का रूपांतरण कैसे कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मैकेनिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद्युत एनर्जी में रूपांतरण होता है। सुरक्षा के लिए फ्यूज तार बना होता है टीन, शीशे के मिश्र धातुओं का बना होता है। परम शून्य यानी कि 0 डिग्री केल्विन तापमान पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों ये अनंत होता है। ठीक है, इनफाइनाइट। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है और ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी उपयोग नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। विद्युत सप्लाई
में सुरक्षा के लिए उपयोग में आने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका दोस्तों गलनांक क्या होता है, उसका गलनांक यहाँ पर कम होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रदाय में प्रयुक्त फ्यूज का दोस्तों क्या होता है, इसका भी गलनांक यहाँ पर कम रहने वाला है। घरेलू विद्युत का स्थापन मूल्यतः किस तरह होता है, यानी कि घरों में विद्युत की वायरिंग किस तरह से जोड़ी जाती है, तो पैरेलल में जोड़ी जाती है, समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। 3 पिन बिजली के प्लग से संबंधित लंबे पिन का जोड़ा होता है वो अर्थ से दोस्तों संबंध होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, ये विद्युत मोटर करता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी बताया है, बिल्कुल थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।